वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली हम सभी लोग सीटेट उर्दू की ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले आप सभी लोग चैट सेक्शन में यस और नो लिख करके बताइए कि क्या हमारी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है। एक बार चैट सेक्शन में लिख करके बताइए ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी सब कुछ ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि 2024 का मैंने सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया है। दिसंबर 2024 पेपर 1 लैंग्वेज 1, पेपर 1 लैंग्वेज 2, पेपर 2 लैंग्वेज 1, पेपर 2 लैंग्वेज 2। फिर जुलाई 2024 का मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया है। पेपर 1 लैंग्वेज 1, पेपर 1 लैंग्वेज 2, पेपर 2 लैंग्वेज 1 एंड पेपर 2 लैंग्वेज 2। और फिर 2024 में ही जनवरी में पेपर हुआ था, तो जनवरी 2024 का भी मैंने क्वेश्चन पेपर करा दिया है। और वो भी चारों के चारों, यानी कि पेपर 1 लैंग्वेज 1, पेपर 1 लैंग्वेज 2, पेपर 2 लैंग्वेज 1 एंड पेपर 2 लैंग्वेज 2। ठीक है, तो सारी के सारे सीक्वेंस में हम सभी लोग हर एक क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते चले आ रहे हैं। और आज के इस क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है ना, ये 2023 का है। 20 अगस्त 2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का। और एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के बीच लेकर के आई हूँ। तो आप सभी लोग एक्साइटेड हैं 30 में 30 सही करने के लिए। उर्दू पेडागोजी के अहम तरीन सवालात जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे पेडागोजी के क्वेश्चन आप सभी लोगों को कर लेने हैं। तो लिखिए आज के इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। और जी हाँ, आप सभी को एक साथ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, सब डन है, क्या बात है। तो आज के इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ लिख दीजिए। और उसके बाद से वीडियो को लाइक कर देना है आपको, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं रुक जा रही हूँ, आप लोग लाइक करके एक बार आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग हैं ना, एक बार शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, और फिर आज के इस क्लास के शुरुआत करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। तो आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये कब का है, तो 20/8/2023 का पेपर 1 एंड लैंग्वेज 2। लेकिन मैं बता दूं ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि लैंग्वेज कंप्रेशन, गद्यांश, पद्यांश, इबारत और शेर से पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछता है, पेपर 2 में भी क्वेश्चन पूछता है, पेडागोजी से पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछता है, पेपर 2 में भी क्वेश्चन पूछता है। बस फ़र्क क्या होता है कि पेपर 1 में थोड़ा आसान पूछता है और पेपर 2 में थोड़ा घुमा करके पूछता है। तो आज का ये क्लास चाहे आप पेपर 1 के एस्पिरेंट हो चाहे पेपर 2 के हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आई होप आपने वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दिया होगा। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और देखें आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह के सवालात हैं और उसका सही जवाब आप सभी लोग बता पाते हैं कि नहीं। क्योंकि आज का पेपर 1 है, पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर है, तो आसान ही होंगे। अपने आप से वादा कीजिए कि 30 आउट ऑफ 30 आप सभी लोग 30 में 30 लाएंगे। क्योंकि पेपर 1 के सवालात है तो आसान लगेंगे, पेपर 2 का ना डिफ़िकल्ट लगता है, पेडागोजी थोड़ा घुमा करके पूछता है। बट सबसे पहले अपने आप से ये वादा कीजिए कि आज के इस क्लास में हम सभी लोग 30 में 30 सही करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि 30 में 30, क्या बात है, 30 में 30 इंशाल्लाह ज़रूर मैम, क्या ज़बरदस्त। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला सवाल हमेशा की तरह। अब देखिए यहाँ पर पहले शेर भी दे सकता है, पहले गद्यांश, पहले पद्यांश, दोनों में से कोई भी, लेकिन दोनों से क्वेश्चन पूछता ही है। तो यहाँ पर पहले अशार शेरी हिस्सा दे दिया है और 91 से लेकर 96 तक क्वेश्चन इसी अशार से पूछे जाएंगे। यानी कि पहले इबारत यानी कि गद्यांश नहीं दिया है, पहले पद्यांश यानी कि शेर ही दिया है, शेरी हिस्से यानी कि कुछ अशार दिए गए हैं और इससे सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लिखा है कि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहां और भी है, किनायत न कर आलिम रंगों पर, चमन और भी है और आशिया और भी है, अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आह व फगा और भी है। फिर आगे लिखा है इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे जमा व मका और भी है, तू शाही है परवाज है तेरा काम, तेरे सामने आसमां और भी है। ठीक, तो ये जो है ना, मुझे लगता है जब मैं लैंग्वेज कंपैरिजन का क्वेश्चन करा रही थी तो ये जो शेरी हिस्सा है मैंने आप लोगों को कराया था। फिर भी देखिए इसे कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल 91 नंबर,
ये जो अशार है यानी कि शेरी हिस्से 91 से लेकर 96 तक क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए सबसे पहला सवाल कि शायर ने दूसरे मिसरे में किसके इम्तहान की बात कही है। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए आप लोग, क्योंकि अब क्वेश्चन ही डायरेक्ट हम लोग करेंगे, ये लंबा चौड़ा है। सितारों से आगे जहां और भी, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, किनायत न कर आलिम रंग वबू पर, चमन और भी है आशियान। इम्तहान की बात, इश्क के इम्तहान की बात की जा रही है। तो इस तरीके से है, देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है जिंदगी के इम्तहान की बात की जा रही है, बी में जब्त के इम्तहान की, सी में दिया है इश्क के इम्तहान की। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो गद्यांश और पद्यांश से तो आंसर बताना 15 में 15 आप लोग सही कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप सभी लोगों पर, क्योंकि ये इबारत और शेर से बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल है 92 नंबर की, शायर ने किस पर किनायत न करने की बात कही है। तो किनायत न कर आलिम रंग व भू पर, ऑप्शन नंबर सेकंड। यही तो बात कही गई है, शायर कह रहे हैं कि किनायत न कर आलिम रंग व भू पर। बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, रंग व भू पर, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। सभी का बी आ रहा है, जबरदस्त। यानी अपने खूबसूरत चेहरे पर किनायत न करो, ये बात यहाँ पर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 93 नंबर, शायर ने शाहीन के काम को कहा है, पहाड़ों में रहना, दूसरे परिंदों से लड़ना, तन्हाई में बैठना या फिर परवाज करना। तो शाहीन एक ऐसी पक्षी है जो बहुत ही बुलंदी तक उड़ती है, यानी कि बहुत ऊंचाई पे। तो इसी वजह से कहा गया है शाहीन को। शाहीन का काम क्या है? परवाज करना। शाहीन का काम है परवाज करना। तुम भी एक तरह से शाहीन हो, तुम भी बुलंदी पर पहुंचो। जिस तरह शाहीन पूरी ऊंचाई में ही रहे, उसका काम ही है परवाज करना, उसी तरह शायर भी कह रहा है कि तेरा भी काम है परवाज करना। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। वीडियो रुक रहा है अभी भी? एक बार चैट सेक्शन में लिख करके बताइए। अगर रुक रहा है वीडियो तो यस लिखिएगा, नहीं रुक रहा है तो नो लिखिएगा। बफरिंग हो रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 94 नंबर, शायर किसमें उलझ कर रहने ना रहने की बात कर रहा है? दुख दर्द में, सुबह व शाम में, रोज व शब में या फिर रंज व गम में। तो बोल रहे हैं कि इसी रोज व शब में तुम उलझ कर ना रह जा, रोज व शब। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कभी कभी अटक रहा है, कभी कभी ठीक चल रहा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोज व शब में शायर कहता है कि उलझ कर ना तू रह जा। फिर अगला सवाल है 95 नंबर, अगर खो गया एक, और खाली जगह दे दिया है, यानी कि खाली जगह को पुर करना है, आपको भरना है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? अगर खो गया एक, झैल में दिए गए लफ्जों में से सही अल्फाज भरिए। फुरमन, दुश्मन, चलमन या फिर नशेमन। तो यही नशेमन कहा गया है। खो गया एक नशेमन तो क्या गम है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या बात है, सभी का डी आ रहा है। अगला सवाल अभी फिर से रुक रहा है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि कभी कभी रुक जा रहा है और कभी कभी क्लियर चलने लग रहा है, मैं भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर।
हेलो, अभी एक बार बताइए ठीक है, या फिर कुछ यहाँ पर सेटअप किया जाए? अभी ठीक चल रहा है ना? एक बार जल्दी से आप लोग बताइए तो ठीक चल रहा है अभी, या फिर अभी भी अटक अटक कर चल रहा है? अभी ठीक चल रहा है, चलिए। तो गम का मुतजाद पूछा है, गम का मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड। तो खुशी का गम और गम का खुशी कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो गए। ठीक, तो ये शेरी हिस्से से था। अब देखिए आपके सामने आएगा इबारत यानी कि गद्यांश। गद्यांश को पढ़ना है और 99 से 96 तक तो पूछा था, 97 से लेकर 105 तक जो सवाल पूछे जाएंगे वो इसी गद्यांश से रहेंगे। ठीक, तो ये लंबा चौड़ा गद्यांश है और इस गद्यांश से कहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो 97 से लेकर 105 तक। तो बढ़िया से इस गद्यांश यानी कि इबारत को पढ़ लीजिए। रुखसाना परवीन का कहना है, मैम आपने जो डीएलएड में उर्दू पढ़ाया हूँ बहू क्वेश्चन आया था 25 में 23 सही करके आए हैं, थैंक यू सो मच। क्या बात है, मोस्ट वेलकम। अभी डीएलएड का रिजल्ट भी आया और आपको बता दें कि इस बार तो तहलका था ही था, ज्ञापन एकेडमी का जलवा था ही था, लेकिन इस बार जो फिर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 2026 के लिए डीएलएड का, इससे भी डबल धमाका होगा। ठीक है, अभी आप देखिए रिजल्ट आया है डीएलएड का, तो रैंक 1 कैटेगरी रैंक 1 ओवरऑल रैंक 2 पर ज्ञापन एकेडमी के एस्पिरेंट आप देख सकते हैं। अभी जो रिजल्ट आया है तो यही ना कहा गया है कि ज्ञापन एकेडमी का जलवा ज्ञापन एकेडमी रिकॉर्ड बनाता भी है और तोड़ता खुद ही है। हम सभी लोगों ने रिकॉर्ड बनाया भी था पिछली बार और रिकॉर्ड इस बार तोड़ा भी। कैटेगरी रैंक 1 हम लोगों ने दिया है, एस्पिरेंट जो है ज्ञापन एकेडमी से ही है। ठीक, तो ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा मैं साइड हो जाऊं, लीजिए पढ़ भी देती हूँ। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें उर्दू पढ़ाया। कुछ नहीं आता था, मैं आपसे पढ़ी और 25 में 23। क्या बात है रुखसाना जी, मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू। अब ऐसा नहीं है, अब आप सभी लोगों का रिजल्ट जल्दी से हो जाए और जितने भी कैटेगरी रैंक 1 है, जहाँ तक बात है मिलने की बात की गई थी तो उस पर गौर किया। हम लोगों ने बोला था कि 120 में 110 प्लस पार जो करेगा उसके पास हम सभी लोग मिलने के लिए आएंगे। तो ये सारी बात थी, लेकिन देखिए इस बार कैटेगरी रैंक 1 में अपना ही एस्पिरेंट है ज्ञापन एकेडमी का, देख करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब देखिए क्वेश्चन मैं लेकर के आती हूँ, आई होप आपने पढ़ लिया होगा, मैं भी पढ़ दूँ। लिखा है इबारत, पौधे हमारे जिंदगी में बहुत। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, जितने भी एस्पिरेंट जो अभी डीएलएड का रिजल्ट आ गया है और उनका डीएलएड क्वालिफाई हो गया है और वो एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो सीटेट की तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दे। ठीक है, सीटेट की तैयारी अभी से ही आप करना शुरू कर दीजिए, जितने भी एस्पिरेंट है जिनका डीएलएड का रिजल्ट आ गया है। रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल इशू आ रहा है। जब मैं बोल रही हूँ कि ठीक किया जाए तब ठीक हो जा रहा है। आप एक बात बताइए, वीडियो अभी रुक रुक कर चल रहा है? सेटिंग किया जाए कुछ? ठीक चल रहा है अभी या फिर फिर से रुक रहा है? हेलो, हेलो, अब बताइए तो अब ठीक है? अब ठीक है?
अब ठीक है ना, वीडियो रुक तो नहीं रहा है, एक बार बता दीजिए आप सभी लोग। अब ऑल ओके है? अभी भी रुक रहा है या फिर सब ठीक है? अब सब ठीक चल रहा है, मैं अच्छे से दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ। ऑल ओके, क्या बात है, चलिए अब ठीक है। तो ये लंबा चौड़ा जो है इबारत है, और इबारत में क्या कहा गया है कि पौधे हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं या मुख्तलिफ माहौल में पाए जाते हैं। हत्ता के रेगिस्तान में भी बहुत से पौधे नशोनुमा पाए जाते हैं। रेगिस्तानी पौधे के जिस्म मोटे, रेशेदार और फूले होते हैं, क्योंकि ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं, जो उन्हें लंबे अरसे तक जिंदा जिंदा रखने के लिए काफ़ी है। ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है तो यह ज़ख़ीरा उनका उनके काम आता है। एक आम पौधा अपनी ज़रूरत से कई ज़्यादा पानी को जज़्ब कर लेता है और पानी की ज़ायद मिक़दार इसके पत्तों और फ़िज़ा में ख़ारिज होती रहती हैं। इसलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। रेगिस्तानी पौधे के पत्ते जिसामत में छोटे हैं, बल्कि यह कांटों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उनका रंग भी स्याही माइल हो जाता है। इसका दूसरा फ़ायदा यह होता है कि जुगाली करने वाले जानवर पर मुँह मारने से गुरेज करते हैं। तो ये लंबा चौड़ा क्या है? इबारत यानी कि गद्यांश। अब देखते हैं कैसे सवाल पूछे गए हैं। 97 नंबर कि रेगिस्तानी पौधे के जिस्म कैसे होते हैं? मोटे, रेशेदार और फूले हुए, ये खुद कहा गया है। ए में दिया है खारदार और बदनुमा होते हैं। बी में दिया है नोकदार और कांटेदार। नहीं, कहा गया है इबारत में कि मोटे, रेशेदार और फूले हुए होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फास्ट करते हैं। 98 नंबर सवाल है कि रेगिस्तानी पौधे अपने जिस्म में कौन सा ज़ख़ीरा रखते हैं? तो यह अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। बात सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए ही हो जाएगा। अपने जिस्म में जो है ग़िज़ा, भोजन और पानी का भंडार रखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए। ठीक। 99 नंबर सवाल है कि यह ज़ख़ीरा कब उनके काम आता है? यानी कि ग़िज़ा और पानी का जो ये भंडार ज़ख़ीरा रखते हैं, ये कब काम आता है? गर्म हवा जब चलती है तब काम आता है, रेगिस्तानी तूफ़ान के बाद काम आता है, गर्मी के मौसम में जब यह सूखने लगते हैं, या फिर ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है। तो यहाँ पर जो है अगर देखेंगे गद्यांश में ही कहा गया इबारत में कि जब पानी की किल्लत होती है तभी उनके ये ग़िज़ा और पानी का जो ज़ख़ीरा है ये काम आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। फिर है अगला सवाल, रेगिस्तानी पौधे के पत्ते जिसामत में कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं, छोटे होते हैं? यस, इसका क्या होगा बताइए? इसका भी डी हो जाएगा। छोटे होते हैं और क्योंकि कांटेदार भी होते हैं, इबारत में ही कहा गया है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी। फिर 101 नंबर सवाल कि रेगिस्तानी पौधे का रंग कैसा होता है? तो कत्थई रंग होता है, स्याही माइल, बिल्कुल स्याही माइल कहा गया है। उनका जो रंग होता है वो स्याही माइल होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 102 नंबर कि दरख्तों के नीचे जाने से ठंडक का एहसास क्यों होता है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया है कि पौधे में खाद और पानी देने की वजह से, पौधे में सूरज की रोशनी और हवा की ज़्यादती की वजह से, पौधे में पानी की ज़ायद मिकदार और उसके पत्तों और फ़िज़ा में खारिज होते रहने की वजह से। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। यही कहा गया है कि पौधों में जो पानी की ज़ायद मिकदार है, पानी जो ज़्यादा पौधे अपने अंदर जज़्ब करके रखते हैं, तो वो ग़िज़ा और पानी जो है पत्तों और फ़िज़ा में खारिज होते रहते हैं, जिसकी वजह से पेड़ के नीचे जाने से क्या होता है? ठंडक का एहसास होता है। तो सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। 103 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि रेगिस्तान के पौधे का कांटों की शक्ल में होने की वजह से उन्हें क्या फ़ायदा होता है? तो रेगिस्तानी जितने भी पौधे हैं वो कांटों की शक्ल में होते हैं। उनसे यही फ़ायदा होता है कि वह गर्म हवाओं से महफूज रहते हैं या फिर जुगाली करने वाले जानवर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। फिर है अगला सवाल 104 नंबर की एहसास की जमा यानी कि बहुवचन क्या होगा?
ए में है हंसाते, हसीतो, एहसासात और हसियातो। एहसास की जमा सभी लोगों को पता है क्या होगा, एहसास की जमा यानी कि बहुवचन क्या हो जाएगा, एहसासात। ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये भी बहुत आसान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 नंबर, फायदा का मुतजाद। ये ग्रामर का चौथा सवाल है। फायदा का मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड, तो फायदा का उल्टा अपोजिट नुकसान ही तो होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए अब आने वाला है पेडागोजी के सवाल 106 नंबर से लेकर 120 तक, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, पेडागोजी। तो पेडागोजी अब स्टार्ट होने वाला है। रेडी? अभी तक 15 में 15 आपका सही हुआ ही होगा। अब देखते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन। एक 106 नंबर, यहाँ पर बोला जा रहा है, दावा दिया गया है और दलील दिया गया है। और मुझे लगता है कि शायद मैंने ये क्वेश्चन कराया है, फिर भी देखते हैं। अगर मैंने ये क्वेश्चन कराया है और आप लोगों ने अगर किया है तो 30 में 30 आप लोग सही कर पाते हैं कि नहीं, तब गलत नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा 30 में 30 सही होना चाहिए। ठीक है। सौती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन लगाता है, या फिर जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे की बजाय अपने इजाद करदा हिज्जे को बरतते हैं, तो यह दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन नहीं लगाता। यहाँ पर क्या बोल रहा है, दावा और दलील दो दिया गया है। अलिफ में दिया गया है कि सौती जो हिज्जे होते हैं दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन लगाता है, या फिर जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे के बजाय अपने इजाद करदा हिज्जे को बरतते हैं, तो यह दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन लगाता है। ये दो हैं। अब आपको बताना है, दो दलील है यानी कि दो कथन है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में दिया है केवल अलिफ सही है लेकिन बे गलत है, बी में दिया अलिफ गलत है लेकिन बे सही है, सी में दिया है अलिफ और बे दोनों सही है और बे और अलिफ की सही तौज़ी है, अलिफ और बे दोनों सही है लेकिन बे अलिफ की सही तौज़ी नहीं है, ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी, क्या बात है, ठीक, जबरदस्त। अलिफ गलत है लेकिन बे सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि सौती जो हिज्जे हैं, जो बच्चा पढ़ता है और आवाज निकालता है, दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन कैसे लगा सकता है, रोक कैसे लगा सकता है, रोक रोक नहीं लगाता है, याद रखिएगा। रुकावट कैसे हो सकता है, सही जो प्रोनाउंसिएशन है, सही आवाज किस लफ्ज कौन से हर्फ को क्या पढ़ेंगे, तो उसमें रुकावट कैसे आएगी। इसी वजह से अलिफ गलत है लेकिन बे जो है दलील वो सही है। तो अलिफ गलत है लेकिन बे सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। नई ज़बान की आमोजिश के वक्त तलफ़ुज़ की मुनफरद उसूलों के पास बहुत तलबा अक्सर एतमाद की कमी होती है। ये तो बात है, बहुत से तलबा में एतमाद की कमी होती है, भरोसे की कमी, विश्वास की कमी होती है। तो इस कमी पर काबू पाने का एक तरीका है। क्या तरीका है? ये लीजिए, 4 तरीके दिए गए हैं, आपको कौन सा सही लग रहा है। काउंसिल की मदद से बोलने के खुसूसी तिबी इलाज करें और बोलने की मशक कराएं, या फिर जहां गलतियां सरदर्द हो उनकी इस्लाह करें, या फिर तलबा क्लास में बुलंद ख़्वानी करें, या फिर क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मियां अंजाम दें जिनमें ज़बानी तामुल शामिल हो। तो इसका क्या लगा देंगे? क्या बात है, ज़बरदस्त, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि बच्चे को क्या हो रहा है, यहाँ पर एतमाद की कमी है। नई ज़बान की आमोजिश सीखने के वक्त तलफ़ुज़ की मुनफरद उसूलों के बास यानी कि कारण बहुत से तलबा जो हैं उनमें एतमाद, भरोसे की कमी है। तो फिर क्या करेंगे आप? क्लास में एक ऐसी खेल खिलाएंगे, खेल की शक्ल में सरगर्मी यानी कि गतिविधि कराएंगे जिनमें ज़बानी तामुल ज़्यादा हो। ठीक है, ज़बानी तामुल शामिल हो, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर है अगला सवाल,
तीसरे जमात का उस्ताद आमोजगारों को नए अल्फाज देता है। दर्ज झैल में से कौन सा तरीका नए अल्फाज दर्ज कराने के लिए सबसे मौजू और मौसर है? नए अल्फाज सिखाने के लिए, बच्चों को आप नया अल्फाज सिखाना चाहते हैं, तो नए अल्फाज सिखाने के लिए कौन सा तरीका है? ऑप्शन ये रहा। उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत उनके सियाक में करना चाहिए जब जिनमें वह इस्तेमाल होते हैं, या फिर उस्ताद अल्फाज के मानी तख्ते सयाह पर लिख दे, यानी कि बोर्ड पर लिख दे और तलबा से उन्हें ज़बानी याद करने के लिए कहे। उस्ताद को अल्फाज के साथ उनके मुतज़ाद भी बताना चाहिए और उनके इन ज़बान में मानी भी बताना चाहिए। उस्ताद को अल्फाज का मुख्तसर तारुफ करवाना चाहिए। ना तो ऑप्शन नंबर डी सुटेबल लग रहा है, ना सी और ना ही बी। ऑप्शन नंबर नए अल्फाज बच्चों को सिखाना चाहते हैं, याद कराना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत उनके सियाक में करना चाहिए जिनमें वो इस्तेमाल होते हैं, यानी कि उस अल्फाज का मानी बताइए उससे रियल ज़िंदगी से जोड़ करके, तो बच्चा जल्दी सीखता है, आसानी से सीखता है और उसे याद भी आसानी से कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, ज़बान की आमोजिश डॉट डॉट होती है, माहसिल, महारत, इक्तिसाब या फिर अमल? तो ये तो और भी ज़्यादा आसान है। ज़बान की आमोजिश क्या होती है? ज़बान की आमोजिश जो है ये क्या है? इक्तिसाब तो नहीं होगी। यस, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। ये एक महारत यानी कि कौशल है, तो यहाँ पर ये एक महारत होती है। बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगला सवाल है कि पढ़ने के तरीके हैं, ये सारे के सारे पढ़ने के तरीके दिए गए हैं और इसमें जो पढ़ने वाला है वो क्या करता है वो दिया गया है। क्या आपको याद आया यहाँ पर? मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन मैंने कराया है। यस, ये पढ़ने के दिए गए हैं, जैसे कि पेशगोई पढ़ने का तरीका है, इस्तिंबाती अंदाज पढ़ने का तरीका है, सियाक से मानी अखज़ करके पढ़ा जाता है, गैर मुताला भी पढ़ने का एक तरीका है जिसमें हम लोग गौर से ध्यान से पढ़ते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदही, ये भी क्या है, एक पढ़ने का तरीका है। तो ये पढ़ने के तरीके दिए गए हैं अलिफ से लेकर हे तक, और इन पढ़ने के तरीके में जो पढ़ने वाला है वो क्या करता है ये यहाँ पर दिया गया है। तो बस आपको मिलान करना है कि कौन से पढ़ने के तरीके में क्या होता है। पेशगोई ये जो पढ़ने का तरीका होता है इसमें क्या होता है, फिर इस्तिंबाती अंदाज ये जो पढ़ने का तरीका है इसमें पढ़ने वाला है वो क्या करता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये चारों हैं। ऑप्शन ए में दे, लिखने की अंदाज की बुनियाद पर मुसन्निफ के एहसासात और तय्युन। देखिए कारी जो है पढ़ने वाला वो क्या करता है यहाँ पर बताया गया, लिखने के अंदाज की बुनियाद पर मुसन्निफ के एहसासात का तय्युन करता है। तो जब भी मुसन्निफ के एहसासात का तय्युन करता है, इस तरह के बात आए तो याद रखिएगा। यस, इस तरह की अगर बात आए, सी आप लोग क्यों लगा रहे हैं? हम्म, इस्तिंबाती अंदाज, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर ये पढ़ने का तरीका है और ये जो है कारी उसमें क्या करता है, सबसे पहला दिया है कि लिखने के अंदाज की बुनियाद पर मुसन्निफ जो है मुसन्निफ के एहसासात का तय्युन करता है। ये कौन से पढ़ने के तरीके में ऐसा होता है? जूम कर देती हूँ, लीजिए। तो जो पढ़ने वाला है लिखने के अंदाज की बुनियाद पर मुसन्निफ यानी कि लेखक के एहसासात का तय्युन करता है, पता है कौन से तरीके में? इस्तिंबाती तरीके में। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बे का जो मिलान होगा किससे होगा? तो एक नंबर से होगा। याद रखिएगा, एक नंबर, यानी कि बे का मिलन किससे? तो एक नंबर से। इस्तिंबाती तरीके में क्या होता है कि लिखने की बुनियाद पर मुसन्निफ के एहसासात का तय्युन किया जाता है। तो एक
1 नंबर जो है इसमें जो पढ़ने वाला है क्या कर रहा है, मुसन्निफ के एहसासात का तय्युन करता है, तो ये इस्तिंबाती तरीका में होता है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो और क्या कहा गया है यहाँ पर, मतन के बाज़ हिस्सों की मदद से गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश करता है। लीजिए यहाँ पर क्या बोला गया है, दूसरे तरीके में कहा गया है, मतन के बाज़ हिस्सों की मदद से गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश करता है। कौन से तरीके में, यानी कि जो पढ़ने वाला है मतन के बाज़ हिस्से जो है अलग अलग जो अलग भाग हैं उसकी मदद से गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश करता है। तो ये कौन से तरीके में आएगा, तो ये तरीका सियाक से मानी अखज़ करना। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो है ना जिम, ये किस में जाएगा, 2 नंबर में जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला जो तरीका बताया, लिखने के अंदाज की बुनियाद पर मुसन्निफ के एहसासात का तय्युन करना, ये होता है इस्तिंबाती तरीका में। पढ़ने वाला अगर मतन के बाज़ हिस्सों से, यानी कि जो चैप्टर दिया है उससे अलग हट करके, यानी कि जो सियाक है उससे पहले जो पढ़ा है या फिर अलग अलग पार्ट थे उसकी मदद लेकर के जो गैर मानूस अल्फाज है उसको समझने की कोशिश करता है, इसका मतलब सियाक से मानी अखज़ कर रहा है, यानी कि इस पढ़ने के तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जाएगा जिम में। तो बे का अलिफ में, जिम का 2 में। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ये है ऑप्शन बे का अलिफ में, जिम का 2 में। यहाँ पर बे का अलिफ में दिया है लेकिन जिम का 3 में जोड़ दिया है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बे का 3 में नहीं, ये नहीं होगा। बे का अलिफ में, जिम का 2 में। बे का अलिफ और जिम का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बस आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मिसाल से मुमासलत रखने वाली हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। मैं इस ज़बान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वह दुरुस्त है। यहाँ पर मिसाल दिया गया है और इस मिसाल से मुमासलत रखने वाली हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। लीजिए बताइए क्या करेंगे। ए में है अज खुद निगरानी, तकलीद ज़बान, ज़बानी याद कर लेना या फिर जहन नशीन करना और दोहराना। वेरी गुड, अज खुद निगरानी। मैं इस ज़बान की इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन है। मैं उस ज़बान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वह दुरुस्त है। ये क्या है, अज खुद निगरानी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कौन सी हिकमत अमली जो है वो इस मिसाल से मुमासलत करता है, यानी कि इससे इसी के सेम पैटर्न पर है। तो ऑप्शन नंबर ए अज खुद निगरानी। अगला सवाल है 112 नंबर कि दूसरे जमात का तालिब इल्म एक गाना गाता है। सर, कंधे, टखने और अंगूठे गाना गाते हुए वह उन जिस्मानी अज़ा को भी छूता है। उस्ताद किस हिकमत अमली से उन्हें पढ़ा रहा है? कुल जिस्मानी रद्द अमल, इस्तिफ़ाइयत पसंदी, समई लसानी, तरसीली ज़बान की तदरीस। तो ये भी आसान ही है, ये भी मैंने क्वेश्चन कराया ही है। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। कुल जिस्मानी अमल जो है इस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे क्लास का जो छात्र है गाना गा रहा है, कंधे, टखने और अंगूठे, सर, और उस हिसाब से जिस तरह से गा रहा है उसको छू भी रहा है। तो ये कुल जिस्मानी रद्द अमल का ही तरीका अपनाया है टीचर यानी कि शिक्षक ने। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर कि तलबा साबका इकाई से मुतालिक लफ्जियात के 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार करता है। यहाँ पर 5 हो जाएगा।
लफ्जियात के 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं, फिर वह दूसरे ग्रुप से सवालात का तबादला करते हैं और सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। यहाँ किसकी मिसाल है ज़रा बताइए? पढ़ने का अंदाज़ा एकत्र, हमजोलियों का अंदाज़ा एकत्र, अज़ खुद अंदाज़ा एकत्र या फिर फीडबैक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है तलबा जो है साबका इकाई से मुतालिक लफ्जियात के 5 सवालों के जवाब के ग्रुप तैयार कर ले रहे हैं और फिर वह एक दूसरे से सवालात का तबादला एक दूसरे से पूछ रहे हैं और फिर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है? हम जोलियों का अंदाज़ा एकत्र एक दूसरे का वो मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कि जब उस्ताद मुझे लफ्ज़ या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। पूरी क्लास के लिए मुझे उस पर अदाकारी करनी होती है ताकि तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज़ या मुहावरे के बारे में कियास कर सके। आमुज़गारों के तबसरों की मदद से उनकी तरजीहात मालूम कीजिए। लीजिए, ये है ऑप्शन ए में दिया है, जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरे को ज़हन नशीन कर लेता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। या फिर जब मैं हुर्की तौर पर शामिल रहता हूँ तो ज़बान को सही से याद रख लेता हूँ। या फिर जब मैं देखता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। या फिर जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यानी कि कहा गया है जब उस्ताद, यानी कि आप एक शिक्षक बन जाइए, उस्ताद मुझे यहाँ पर शिक्षक की तरह नहीं, बच्चों की तरह समझ करके अपने आप को और जवाब देना है। समझिए कि हम क्या है, स्टूडेंट है यानी कि विद्यार्थी, और हम सोच रहे हैं कि जब उस्ताद मुझे लफ्ज़ या फिर मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। पूरी क्लास के लिए मुझे उस पर अदाकारी यानी कि एक्टिंग करना होता है ताकि तलबा कार्ड पर लफ्ज़ या मुहावरे के बारे में कियास कर सके। अच्छा, तो इसमें बताना है कि जो हम एक्टिंग कर रहे हैं, जो कार्ड पर लफ्ज़ या फिर मुहावरे लिखे हैं, तो उससे क्या होगा? तो जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरे को ज़हन नशीन कर लेता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। या फिर जब मैं हुर्की तौर पर शामिल रहता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। बात सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जब उसे करके दिखा दिया जाएगा ना, जो चीज़ें आप करके प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं वो जल्दी ही याद हो जाता है। ठीक है, ऐसे रट्टा मारने से चीज़ें याद नहीं होती है। जब उसे आप एक्टिव अपने अंदर उतार लेंगे, जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि कार्ड पर जो भी अल्फाज है या फिर मुहावरे है, बच्चा उसे जो है ना एक्टिंग करके, वो ड्रामा के ज़रिए, अदाकारी के ज़रिए जो है क्या करता है, उसको पेश करता है। तो इस तरीके से हुर्की तौर पर जब वो शामिल रहता है तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि बस वही कथन और निष्कर्ष वाला दावा और दलील दिया गया है। स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक ज़बान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। और बी में दिया है, लिसानी व सकाफ़ती तुनू के बास वह अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहले में कहा गया है, अलिफ में कहा गया है कि स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक ज़बान के बरतने की बेहतर सलाहियत यानी कि क्षमता रखते हैं। और बी में दिया गया है, अब बताइए कौन लग रहा है, ए राइट बी रॉन्ग? क्या बात है, सलाहियत। और दूसरे में दिया है लिसानी व सकाफ़ती तुनू के बास वह अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते हैं। वेरी गुड। ए सही लग रहा है, बी गलत लग रहा है। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में दिया है ए सही लेकिन बी गलत, ए ही हो जाएगा इसका। और बी में दिया है अलिफ गलत और बे सही, नहीं, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 116 नंबर कि 5वीं जमात का माजिद अपने उस्ताद, दोस्त, यहाँ तक के 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। ज़बान की इस खुसूसियत को क्या कहेंगे? रोज़मर्रा या फिर मरोज ज़बान, या फिर बोलने का अमल, या फिर फितरत पसंद, या फिर मानियात?
तो इसका क्या होगा? यस, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोज़मर्रा की ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अपने उस्ताद से उस्ताद की तरह बात कर रहा है, अपने दोस्त से दोस्तों की तरह, और 2 साल के बच्चों से 2 साल की बच्चों की तरह। यानी कि वो क्या कर रहा है? रोज़मर्रा की ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर सवाल है कि एक माँ देखती है कि उसका बच्चा बाज़ औक़ात ऐसी बातें करता है कि उसने किसी बालिग को या उसके भाई-बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना था। वह ताज्जुब में पड़ जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि बच्चे अपने ख़ानदान और आस-पास के लोगों की नकल करके ज़ुबान सीखते हैं। उसका यह मानना किससे मुताबिकत रखता है? ऑप्शन ए में दिया है तामीरियत पसंदी, बी में दिया है कसीर लिसानियत, मकामियत पसंदी या फिर किरदारियत पसंदी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? एक बच्चा है, उसको देख कर के माँ कहती है, ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है! अगर डी लगा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। बी भी लगा रहे हैं कुछ लोग। डी होगा फोर्थ। क्यों? तो माँ देख कर के कहती है ना, वो ताज्जुब में पड़ जाती है, क्योंकि बच्चा बाज़ औक़ात ऐसी बात करता है कि उसने किसी बालिग को या उसके भाई-बहनों को करते हुए कभी नहीं देखा। वो ताज्जुब में पड़ जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि बच्चे अपने ख़ानदान और आस-पास के लोगों की नकल करके ज़बान सीखते हैं। तो उसका यह मानना किससे मुताबिकत रखता है? तो बिल्कुल किरदारियत पसंदी, क्योंकि जिस तरह के किरदार, जिस तरह के उसके आस-पास का माहौल होगा, उसी हिसाब से उसको शिक्षा मिलेगी और उसी तरह वो सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं तो ठीक है। ठीक, किरदारियत पसंदी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर ये नहीं देखना है, सवाल लास्ट में देखिए क्या पूछ रहा है। सवाल में लास्ट में पूछ रहा है कि जो उसकी माँ सोच रही है, उसकी माँ का मानना था कि बच्चे अपने ख़ानदान और आस-पास के लोगों की नकल करके ज़बान सीखते हैं। तो उसका यह जो मानना है, किससे मुताबिकत रखता है? ये सवाल पूछा है। तो मानना क्या है? किरदारियत पसंदी में तो यही चीज़ को माना जाता है ना, कि बच्चे जो है ना अपने आस-पास के लोगों को जिस तरीके से रोल प्ले करते हुए देखते हैं, बच्चे जिस तरीके से अपने आस-पास के लोगों को, अपने खानदान को करते हुए देखते हैं, वैसे ही सीखते हैं। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बच्चे में आगे चलकर अकादमिक महारतों को बुनियाद फराहम करने वाली रस्मी ख़वानदगी की तालीम शुरू होने से पहले फ़रोग पाने वाली महारतों को क्या कहेंगे? नए अनासिर, नई ख़वानदगी, नया हल या फिर नई दरसियात? तो बच्चे में आगे चलकर एकेडमिक महारतों को बुनियाद फराहम करने वाली रस्मी ख़वानदगी की तालीम शुरू होने से पहले फ़रोग पाने वाली महारतों को क्या कहा जाएगा? रस्मी ख़वानदगी शुरू होने से पहले, यही कहा गया है। रस्मी ख़वानदगी की तालीम शुरू होने से पहले फ़रोग पाने वाली महारत। यानी कि रस्मी ख़वानदगी जो है, अगर उसकी तालीम शुरू होती है तो शुरू होने से पहले जो महारतें, यानी कि जो स्किल्स, जो कौशल का विकास होता है, उसको क्या कहेंगे? ये कहा गया है। यस, उसको नई ख़वानदगी कहेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, नई ख़वानदगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 119 नंबर। दादी माँ घर पर बच्चों को कहानियाँ
पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह वह बच्चों को नई किताबों और ख़यालात से मुतारिफ़ कराती हैं और बच्चे भी इस पूरे अमल में मुस्तैदी से शामिल रहते हैं। इस तकनीक को क्या कहेंगे? मुकालमाती कुरात, बुलंद ख़ानी, मिसाली कुरात या फिर मुश्तरका कुरात? याद रखिएगा 119 नंबर क्वेश्चन है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। इसको कहेंगे मुकालमाती कुरात, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि दादी माँ घर पर बच्चों को कहानियाँ पढ़ कर सुनाती हैं, सुनाना पसंद करती हैं। तो मुकालमाती कुरात तो होगा ही, ऑप्शन नंबर ए। बुलंद खानी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। पढ़ कर सुना रही है यानी कि मुकालमाती कुरात जो भी है कहानी में अलग अलग कैरेक्टर और उनके मुकालमे को जो है पढ़ करके सुनाती है, जिससे बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनता भी है और सुनना पसंद भी करता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा 120 नंबर। कुरात की तदरीस का वह तरीका जो हुरूफ और सौतियों जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है और बच्चों को बताता है कि मजमुई कुरात शुरू करने से पहले सौतियों को जोड़कर अल्फाज बनाए जा सकते हैं। इसे क्या कहेंगे? मजमूई ज़बान का तरीका, साख्तियाती तरीका, ऊपर से नीचे का तरीका या फिर नीचे से ऊपर का तरीका? ये दिया गया है, ये है नीचे से ऊपर का तरीका, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? कुरात की तदरीस का वह तरीका जो हुरूफ और सौतियों जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है। वेरी गुड। यानी कि जितने भी हर्फ है, अक्षर है, उसको कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे बोला जाएगा, वहाँ से शुरू होता है और बच्चों को बताता है कि मजमूई कुरात शुरू करने से पहले सौतियों को जोड़कर अल्फाज बनाए जाते हैं। यानी कि हर्फ उसको कैसे पढ़े जाएंगे पहले बच्चे को ये बताता है, फिर हर्फ को कैसे जोड़ करके पढ़ते हैं, जोड़ करके कैसे लफ्ज़ बनते हैं, फिर लफ्ज़ से जोड़ करके कैसे जुमले बनते हैं। यानी कि यहाँ पर नीचे से धीरे धीरे ऊपर लेकर के जाया जा रहा है। सबसे पहले हर्फ यानी कि अक्षर को क्या पढ़ेंगे ये बताया जा रहा है। फिर अक्षर का जब तलफ़ुज़ बच्चे को पता चल गया, उसकी आवाज़ें पता चल गई, तो बताया गया कि बच्चे जो है वो कैसे हर्फ को जोड़ करके लफ्ज़ बनाएंगे, फिर लफ्ज़ को जोड़ करके जुमले। तो नीचे से ऊपर लेकर के आया जा रहा है बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। फोर्थ ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन का द एंड हो गया। आप बताइए आज का ये क्लास आप लोग 30 क्वेश्चन में से कितना गलत हुआ? 30 में आप सभी लोगों ने कितना सही किया है और कितना गलत हुआ है, एक बार चैट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइए। और आज के इस क्लास का जो है पीडीएफ आपको ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर आज ही डाल दिया जाएगा। जैसे क्लास ख़त्म होगा तो आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। नफीसा शेख का 30 में 30 आया है, वेरी गुड। 30 में 28 एमडी परवेज़, ज़बरदस्त। तो आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लाइक शेयर वगैरह ज़रूर कर दीजिएगा। अपने परिवार में जो लोग नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसके नेक्स्ट क्लास में जो है ना पेपर 2 का क्वेश्चन करेंगे, उसका पेडागोजी देखते हैं कैसे। पेपर 2 का क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया था वो कैसा था। इकबाल शाह का भी 30 में 30 सही हुआ है, ज़बरदस्त। 30 में 27 शमशाद, 28 मीर का 30 में 28, ज़बरदस्त। चलिए, तो आज के इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर वगैरह ज़रूर कीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसके नेक्स्ट क्लास में जो है ना पेपर 2 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे और पेपर 2 का 2023 का कैसे कैसे सवालात थे ये देखेंगे उर्दू पेडागोजी के। ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट तो नहीं है ना? मैम मेरा नाम नहीं लेते हैं, है ना जी? चलिए मैंने आपका नाम ले लिया। थैंक यू सो मच मैम, मोस्ट वेलकम। हिंदी का क्लास कराइए मैम, ज़रूर कोशिश करूँगी मैं। चलिए तो मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्लास सच में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखी ना पेपर 2 का 2023 वाला, तो मुझे लगा कि आप सभी लोग उसमें 30 में 30 सही कर पाएंगे। तो चलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। डायरेक्ट मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।